हेलो लर्नर्स, वेलकम्स यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। आज हम हरियाणा बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हमने स्टार्ट कर रखे हैं 2021 वाला जो सेट सी, मैंने इससे पहले वाले पार्ट में आपको कराया था जिसमें 1 मार्क्स के 40 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, उसी का सेकंड पार्ट है जिसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। जो 50% हमारा पोर्शन यानी कि 40 नंबर के जो क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप आए थे और 40 नंबर के ही सब्जेक्टिव टाइप आए थे, जिसमें 2-2 नंबर के, 4-4 नंबर के या फिर 6-6 नंबर वाले जो क्वेश्चन थे, वो वाले क्वेश्चन आज इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि इससे पहले वाले पार्ट में हम वो 40 क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, वो डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। तो ये अब सेट सी का सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं, जिसमें देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें देखिए व्यापारिक बैंकों के, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, आप इसको ऐसे ही देखना, ये रोटेट नहीं हो पाया। व्यापारिक बैंकों के किन्हीं 2 प्राथमिक कार्य बताने हैं। मैं बोल रही हूँ, आप समझ लेना। स्टेट एनी 2 प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक आपको पता है, इनका जो मेन मोटो होता है प्रॉफिट कमाना होता है, और जो प्राथमिक कार्य जो मेन 2 बताने हैं, सिर्फ नाम बताने हैं, जमा स्वीकार करना और लोन देना, ऋण देना। ठीक है, यही है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये देखिए, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, आपको इजीली दिख जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्टेट द मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा। अगर आपने इससे पहले इसी का पार्ट देखा ना, सेट सी का पार्ट पहला देखा है, जिसमें 40 क्वेश्चन 1-1 नंबर के थे, वहां ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी। तो सीधी सी बात है, एक तो पॉइंट आपका यहीं से यहीं जुड़ गया, मार्शल ने दी थी, आपको वहां पर पता था मार्शल ने दी है, तो आप ये लिख सकते हैं कि मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन मार्शल ने 1890 में अपनी फेमस पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में दी है, और जिसमें ये कहा है कि अर्थशास्त्र मानव जाति का अध्ययन है। बस आगे 2 नंबर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द फर्म। फर्म के संतुलन की शर्त कौन सी है। देर आर 2 कंडीशन, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन एंड सेकंड ऑर्डर कंडीशन। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में क्या है कि जहां पर एम आर और एम सी दोनों बराबर होंगे, और मार्जिनल कॉस्ट जो कर्व है हमारा, वो एम आर को नीचे से कट करेगा, बिलो, कट्स फ्रॉम बिलो, नीचे से कट करेगा। अब जो परफेक्ट कंपटीशन या मार्केट वाली जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई थी, आप प्लेलिस्ट में जाकर मार्केट वाली जो सीरीज आप देखेंगे ना, या फिर नाम अगर डाल देंगे आप कि परफेक्ट कंपटीशन या फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर कंडीशन ऑन सक्सेस विद इकोनॉमिक्स, ऐसे डालते ही आपके सामने वीडियो आ जाएगी। वहां पर मैंने इन दोनों कंडीशन को विद डायग्राम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। 4 नंबर या 6 नंबर में भी आ जाए तो आप इजिली वहां से देखकर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ तो सिर्फ 2 नंबर में है, तो आपने सिर्फ लिखना है कि एम आर और एम सी दोनों इक्वल होने चाहिए, और एम सी एम आर को नीचे से कट करके जाना चाहिए। तो दोनों कंडीशन आपकी 2 नंबर में, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, गिव 2 एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट। अब लिख दोगे आप, क्योंकि 2 नंबर में है ना, तो आप लिख दोगे कि हस्तांतरण आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, और इसके 2 एग्जांपल हैं, एक है छात्रवृत्ति और एक है आपकी बुढ़ापा पेंशन। ठीक है, तो लिख दोगे ओल्ड एज पेंशन एंड स्कॉलरशिप, ये नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होती, बिकॉज दीज आर ट्रांसफर पेमेंट। अब है क्वेश्चन नंबर 5, प्राथमिक क्षेत्र से क्या अभिप्राय है। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, ओनली कृषि और इससे संबंधित, पशुपालन से संबंधित क्रियाएं होती हैं। आप इसमें डाल दोगे एग्जांपल कि कृषि, खेती, जो खेतीबाड़ी, पशुपालन, माइनिंग और ये सब, खनन वगैरह। ठीक है, अब है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये वहां पर भी आपको बताया हुआ था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस ऑफ ट्रेड से वाइडर कंसेप्ट है। एक वाला तो पॉइंट यही हो गया। ठीक है, 3 नंबर में है, 3 आपने पॉइंट लिखने हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में गुड्स एंड सर्विस दोनों को ही हम इंक्लूड करते हैं, दोनों का ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंक्लूड करते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड में ओनली गुड्स का करते हैं, एक ये हो गया। दूसरा, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा इक्विलिब्रियम में होता है, बट बैलेंस ऑफ ट्रेड डिसइक्विलिब्रियम में भी हो सकता है। 2 पॉइंट हो गए। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक वाइडर कंसेप्ट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड एक नैरो कंसेप्ट है। 3 पॉइंट हो गए। ठीक है, और मैं आपको एक और बता देती हूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिसइक्विलिब्रियम में, बाई चांस अगर उसमें डिसइक्विलिब्रियम आ जाए, तो उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड से ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि वो बड़ा पार्ट है। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर डिसइक्विलिब्रियम में हो जाए, तो उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही एक पार्ट है, हिस्सा है। ठीक है, तो आपने ऐसे 3 पार्ट इसके, 3 पॉइंट इसके लिख देने हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 7, कुल स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, ये निकालनी है, यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन डाटा। ये डाटा आपके सामने दे रखे हैं। टोटल कॉस्ट आपको दे रखी है, ये मैं ऐसे लिख लेती हूँ टोटल कॉस्ट को, फिर निकालनी है फिक्स और निकालनी है जी AVC।
ठीक है, तो टोटल कॉस्ट इन्होंने दे रखी है 40, 80, 110, 126, 128, 135 एंड 180। तो फिक्स कॉस्ट क्या है? अब क्योंकि प्रोडक्शन, ये देखिए प्रोडक्शन जब जीरो है तब भी कुछ ना कुछ कॉस्ट आ रही है, तो यहीं से हमने आइडिया निकाल लेना है कि 40 है, और हर बार ये कितनी रहेगी? हर बार ये 40 ही रहेगी, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था डायग्राम बना के कि टोटल फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन चाहे कुछ भी है, चाहे जीरो है चाहे बढ़ रहा है, ये तो इतनी ही होगी ना जितनी एक बार आ गई। ठीक है, तो ये 40 है, हर बार 40 40 40। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी, ये आप इसको, ये इतनी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब इस वेरिएबल कॉस्ट को जब आप आउटपुट से डिवाइड करेंगे ना, तो आपकी आ जाएगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो आप मुझे ये बताएंगे, और जो बिल्कुल सीरियसली पढ़ रहे हैं ना, वो मुझे कमेंट बॉक्स में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में जो जो आपके डाटा आएंगे ना, वो आप लिख के भी दिखाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टेट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन में आपने 3 डिफरेंस बताने हैं। मोनोपोली जो मार्केट है वहां पर एक सिंगल सेलर होता है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में देयर आर मैनी सेलर्स एंड मैनी बायर। एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा 3 नंबर में है, तो आप तीनों पॉइंट लिखेंगे और थोड़ा थोड़ा उनका एक्सप्लेन भी कर देंगे। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि मोनोपोली की डेफिनेशन लिख दो, परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन लिख दो, और फिर उनके तीनों के डिफरेंस आप लिख सकते हो बीच में ऐसे लाइन करके। ठीक है, तो मोनोपोली में फिर क्या होता है कि क्लॉज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, और परफेक्ट कंपटीशन में होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं। या फिर मोनोपोली में प्राइस जो फर्म होती है ना, वो प्राइस मेकर होती है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में फर्म प्राइस टेकर होती है। ठीक है, और अच्छे से आप इनको आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन करा रखे हैं मार्केट वाली सीरीज में। अब है डिफरेंस करना है इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड में। अब इंटरमीडिएट गुड कौन सी होती हैं? जो अभी प्रोडक्शन की प्रोसेस में हैं, जो अभी कच्चे माल के रूप में हैं, इनको अभी इनकी प्रोडक्शन की सीमा के अंदर ही हैं, ये इनको अभी पूरी तरह से फाइनल गुड में नहीं बनाया गया। बट फाइनल गुड कौन सी होती है? जो प्रोडक्शन की बाउंड्री को क्रॉस कर चुकी है, जिनको इनपुट से आउटपुट में बदला जा चुका है, जो यूज करने के लिए रेडी है, वो फाइनल गुड है। अब उसके बाद है, और एक और बता दूं कि इंटरमीडिएट गुड को नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करते और फाइनल गुड को नेशनल इनकम इंक्लूड करते हैं। आप ऐसे करके इसको बना दोगे क्वेश्चन को। अब है क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट एनी 3 फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। केंद्रीय बैंक के 3 फंक्शन। ये बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंक है, नोट जारी करता है। ठीक है, विदेशी जो करेंसी होती है उसका कस्टोडियन है, मतलब उसका सुरक्षित करता है उसको। तो इस तरीके से आप इसके 3 या 4 आराम से पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन मैं इससे पहले आपको बताऊंगी कि आप लिख भी सकते हो कि जो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इससे आपका नॉलेज दिखेगा, ठीक है ना, अच्छा लगेगा। और फिर इसके 3 फंक्शन लिख देना, पूरे नंबर आएंगे फिर ऐसे। उसके बाद है सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब ये बहुत ही बढ़िया आपको क्वेश्चन दे रखा है। एक्सपेंडिचर मेथड से आपने नेशनल इनकम को क्या करना है? मेजर करना है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ लेके चलती हूँ। इसमें इंग्लिश मीडियम में जो दे रखा है, ये देखिए, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इन प्राइमरी सेक्टर। इन्होंने कहा है नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालिए एट मार्केट प्राइस, यानी कि NNP मार्केट प्राइस पे निकालना है। अब क्योंकि यहाँ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर तीनों दे रखे हैं, तो तीनों को जोड़ लो। आपका क्या आ जाएगा? आपका एट फैक्टर कॉस्ट है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा NNP एट फैक्टर कॉस्ट आ गया। अब उसके बाद इन्होंने कहा है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये दे रखा। और जब मार्केट प्राइस पे निकालना हो, मैंने आपको ट्रिक बता रखी कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो टैक्स इंक्लूड होता है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जब हम मार्केट वाला निकाल रहे हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मार्केट में टैक्स इंक्लूड होता है, तो हम यहाँ पर इसको प्लस कर देंगे, ये माइनस नहीं करना इधर। नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम मार्केट पे निकाल रहे हैं ना। अब उसके बाद है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब हम नेट नेशनल निकाल रहे हैं, तो इनकम फ्रॉम अब्रोड तो प्लस होगी। ठीक है, अब ध्यान रखना प्लस होगी, बट यहाँ पर आगे माइनस है, और माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, तो ध्यान रखना। और उसके बाद है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल और डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन क्योंकि नेट निकाल रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन तो ऑब्वियसली माइनस होगा। डेप्रिसिएशन को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया है। ये सारे पॉइंट कॉपी में जैसे जैसे बोल रही हूँ ना, जैसे ऐसे लिख लेना, और बाद में इसको कैलकुलेट कर देना। जो भी आंसर आएगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12,
एक्सप्लेन द प्रोपोर्शनेट मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेयर करने के लिए अनुपातिक विधि का यूज़ करना है, जिसमें हमने वो पी अपॉन क्या इंटू डेल्टा क्या अपॉन डेल्टा पी वाला फॉर्मूला लगाया था। ठीक है, तो ये आप इसको एक्सप्लेन ईजिली कर सकते हो, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। 6 नंबर के हिसाब से आपने एक्सप्लेन करना है। या फिर अगर आपको ये क्वेश्चन अथवा में, देखो ये अथवा में आ रखा है, ये बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं आपको समझा देती हूँ कि एक वस्तु की कीमत है ना, एक वस्तु की 50 इकाइयाँ हम 4 रुपये पर खरीद रहे हैं, यानी कि पहले प्राइस कितना है 4, और कितनी क्वांटिटी हमने खरीदी 50। अब उसके बाद अगर इसका प्राइस, ये देखिए पहले प्राइस कितना था 4 और क्वांटिटी हमने कितनी ली 50। अब वस्तु की कीमत 25% गिर गई, प्राइस कम हो गया, 4 का 25% हम पहले निकाल लेंगे। 25 25 चौका 100, 4 से 4 यानी कि 1 रुपया हो गई ना, कीमत गिर गई है। ठीक है, तो P1 हमारा आ गया 1। अब डेल्टा P जब निकालेंगे तो क्या करते हैं, P1 माइनस P करते हैं, और P1 हमारा क्या 1 और माइनस क्या 4, तो यहाँ पर आ गया जी डेल्टा P -3 आ गया। अब हमने क्यू निकालना है। क्यू पहले कितना था 50 और क्यू 1, एक नई जो क्वांटिटी डिमांडेड आया वो कितना आया 100। अब मैं कहूँ आपको डेल्टा क्यू निकालो, तो आप क्या करोगे, क्यू 1 माइनस क्यू कर दोगे, यानी कि 100 में से 50 माइनस कर दोगे, कितना आ गया 50 आ गया। अब हमारे पास P अवेलेबल है, क्यू अवेलेबल है, P1 अवेलेबल है, Q1 अवेलेबल है, जिसके अकॉर्डिंगली हमने डेल्टा P निकाल लिया और डेल्टा क्यू निकाल लिया। अब इसको बस हमने फॉर्मूले में पुट करना है, P अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा P। तो P यहाँ पर कितना है 4, क्यू कितना है 50 इंटू P अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू कितना है 50 एंड डेल्टा P कितना है -3। और आपको पता है कि इस फॉर्मूले के आगे हम माइनस लगाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जब हम प्रोपोर्शनेट मेथड या फिर जो हमारा फॉर्मूला है ये P अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा P, इसके आगे माइनस लगता है, क्योंकि देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो अब ये माइनस से माइनस गया, 50 से 50 गया, 4/3 आंसर आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसको डिवाइड करके भी आगे निकाल सकते हो आप, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। 4 को 3 से जब डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट, डिस्कस शॉर्ट इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉर्म इन परफेक्ट कंपटीशन बाय मार्जिनल। जो अप्रोच है हमारी, अब मार्जिनल अप्रोच के द्वारा हमने पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकालीन स्थिति में फॉर्म का संतुलन बताना है कि एक फॉर्म कब उसमें होती है, इक्विलिब्रियम में होती है। एम आर और एम सी मैंने आपको बता रखा है। ये देखिए परफेक्ट कंपटीशन में ए आर और एम आर इक्वल होते हैं, और एम सी हमारी यू शेप में होगी, और ये ए सी हमारी यू शेप में होगी, और एम सी इसके मिनिमम पॉइंट को कट करके ऊपर की तरफ जाएगी। और मिनिमम पॉइंट, अब यहाँ पर आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर कंडीशन दोनों पूरी हो रही हैं। ये वाला हमारा पॉइंट हो गया जिसमें एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं। तो एक इन्होंने कहा फर्म के संतुलन की मार्जिनल अप्रोच बतानी है, तो मार्जिनल अप्रोच हमारी कहाँ पर होती है, जहाँ पर एम आर और एम सी दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, और नीचे से एम सी कट कर रही है इसको, ए आर को। मैं एक बार और आपको बता देती हूँ, ये देखिए ये है ए आर और एम आर जो कि परफेक्ट कंपटीशन में दोनों बराबर होते हैं। ये है ए सी और ये है एम सी। ठीक है, अब आपको यहाँ ए सी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे भी, क्योंकि दोनों कंडीशन आपने, ये हमारी होगी ए आर और एम आर, और ये हमारी होगी जी एम सी। अब आप देखिए यहाँ पर भी कट कर रही है, यहाँ पर भी कट कर रही है। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, एम सी इज इक्वल टू एम आर होनी चाहिए, कि एम आर को एम सी कट करे। अब यहाँ भी कट हो रहा है, यहाँ भी कट हो रहा है, बट दूसरी कंडीशन ये भी तो है कि एम सी एम आर को नीचे से कट करती हुई ऊपर की तरफ जाए, यानी कि इक्विलिब्रियम यहाँ पर होगा। आप इसको लिख भी दोगे, डायग्राम बना दोगे, डायग्राम को एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है, उसके बाद है कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ लॉ ऑफ सप्लाई विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम की हेल्प से आपने 5 नंबर में क्या बताना है, पूर्ति का नियम, लॉ ऑफ सप्लाई। तो पहले पूर्ति बता देंगे, एक निश्चित कीमत पर एक विक्रेता जो बेचने के लिए तैयार होता है, वो तो आपकी पूर्ति की परिभाषा होगी। फिर लॉ ऑफ सप्लाई में आप बता देंगे कि जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ती है, प्राइस कम होता है तो सप्लाई भी कम होती है, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बताना है। और डायग्राम बताना है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर आपने क्वांटिटी सप्लाई ले लिया, यहाँ प्राइस ले लिया, और ये पॉजिटिव स्लोप में हमारा सप्लाई कर्व होगा कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ती जाती है। इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद ये सेट सी आपका बिल्कुल कंप्लीट है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है, मैंने एक एक बात आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराई है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।